तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जिन्होंने मेंबरशिप लिए हैं उनमें से है हार्ट हैकर और चेतन। तो आपका स्वागत है भाई मेंबरशिप के तौर पे। और जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियन ने लिटिल डायमंड को काफ़ी सारा ज्ञान दिया था ताकि वह कल्टीवेशन कर सके। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहाँ पर लिटिल डायमंड बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है कि वाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देख ये दोनों खुश होकर कह रहे होते हैं, आहा देखो ये तो किवाई एनर्जी को अवशोषित कर रहा है। दूसरे पल में परेशान होते हुए कहते हैं, ये क्या, इसने तो सारी क्यूआई एनर्जी को बाहर की ओर निकाल दिया। फिर वापस से लिटिल डायमंड और क्यूआई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो यह देखो खुश होते हुए कहते हैं, हाँ हाँ यह फिर से इसे अवशोषित कर रहा है। फिर वह बाहर निकाल देता है तो यहाँ परेशान होकर युवान कहता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर किस तरीके की टेक्निक उसे सिखाई है। यह रिफाइनिंग होने के बावजूद भी और इतने सारा चीज़ तुम्हारे सिखाने के बावजूद भी यह क्यूआई एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और ना ही एकत्रित कर अपने बॉडी के अंदर कंडेंस करके रख पा रहा है। लियन कहता है कि नहीं, तुम गलत हो यहाँ पर। एक बार ध्यान से देखो, जब वह क्यूआई एनर्जी को अंदर की ओर एब्जॉर्ब करता है और जब वह बाहर की ओर निकालता है तो उसकी मात्रा पहले से थोड़ी कम होती है। इसका मतलब वह धीरे धीरे सीख रहा है। और लियन यहाँ पर लिटिल डायमंड को ऊपर की ओर उछालते हुए कह रहा होता है, यदि यह धीरे है तो क्या हुआ, लेकिन तुमने इसे करना स्टार्ट कर दिया है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, यही पर्याप्त है। यह तुम्हारी कल्टीवेशन पाथ में पहली सीढ़ी है जिसे तुमने चढ़ाना चालू कर दिया है। और इधर ओल्ड वन कह रहा होता है, जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यह उस दर से तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से यह कल्टिवेट करते रहा था तो यह 8वीं रैंक तक अपनी डिमोनिक साइड को कल्टिवेट करके उस लेवल तक पहुंचाने में कई हजारों वर्षों लग जाएंगे। इसे उतना लंबा समय जीने के लिए इमोर्टल बनना पड़ेगा। यह सुन लियन यहाँ पर ओल्ड वन की बातों को इग्नोर कर लिटिल डायमंड के चारों ओर पिरामिडल स्टोन्स को गिरा रहा होता है ताकि वह एब्जॉर्ब कर सके। और लियन कहता है कि यह बात मायने नहीं रखती है कि इसे आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा या नहीं, बात यहाँ पर यह मायने रखती है कि इसने यहाँ पर इस चीज़ को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। यह एक सचमुच में बहुत ही इंप्रेसिव खोज है मेरे लिए। और फिर वहाँ पर लिटिल डायमंड बाहर की ओर के सीन को दिखाता है जहाँ पर इनके बगल के कमरे में यहाँ फाइटिंग चल रही होती है। यह देख लियन कहता है, ये क्या, यहाँ पर मुसीबत को हम नहीं खोजते, लेकिन मुसीबत खोजते हुए हमारे घर के अंदर आ चुकी है। ऐसा लगता है कि बाहर की ओर काफ़ी मुसीबत में है ये लोग। तभी यहाँ पर युवान कहता है कि आखिरकार मुझे इन दोनों बंदों के टेक्निक्स को देखकर यहाँ अजीब क्यों लग रहा है। वह महिला और वह आदमी जो यहाँ पर टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वे कोई नॉर्मल बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं करते हैं। मैंने इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक पहले भी कहीं देखी है। फिर युवान कहता है, यह तो बहुत ही बिल्कुल सही समय है हमारे लिए। हमने अभी अभी यहाँ पर लिटिल डायमंड को रिफाइन किया है, अब इसकी ताकत को यहाँ पे हम जाँच कर सकते हैं, इसके परीक्षण के लिए इसे भेज सकते हैं ताकि यह पता चले यह कितना ताकतवर हुआ है। तभी लियन कहता है, यहाँ पर रुक जाओ। और वह अपने पास से अपने थंडर लायन को निकालते हुए कहता है, उन जैसी चींटियों को कुचलने के लिए यहाँ पे लिटिल डायमंड का उपयोग करना बिल्कुल बेकार होगा। यहाँ पर इन्हें तो हमारा यह लिटिल जुआन ही संभाल लेगा। जाओ और जाकर उन छोटे चावलों से लिपट कर आओ। और हम देखते हैं यहाँ पर थंडर लायन जो होता है वह बहुत ही तेजी से बादलों को चीर कर बाहर की ओर चला जाता है। इसे इस तरीके से जाते हुए देख युवान कहता है कि आखिरकार यह अनोखा बीस्ट तुम्हें कहाँ से मिला। यह तो यहाँ पर थंडर क्लाउड बीस्ट है और इसे देखकर लगता है यह म्यूटेट होने वाला है। तो लियन यहाँ बताता है, हाँ इसमें कुछ एशियंट बीस्ट की ब्लड लाइन मौजूद है, इसी वजह से इसे तुम्हें देखकर ऐसी फील आ रही होगी, लेकिन यह ब्लड लाइन बहुत ही कमजोर और पतली है। हम यहाँ बाहर के ओर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये चोगे वाले बंदे कर रहे होते हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है तुम लोग डिवाइन विंड गेट की ओर से हो या फिर स्कॉर्पियन सेक्ट की ओर से आए हो। और यहाँ पे मोटा करा होता है, आखिरकार तुम लोग हो कौन। और यहाँ पे ये चोगे वाले बंदे हमला करते हुए कर रहे होते हैं, तो फिर आओ और इन्हें पकड़ लेते हैं, ये लोग वही हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर थंडर लायन पहुंच चुका होता है, एक जोरदार रोर के साथ अपनी थंडर इलेक्ट्रिसिटी को चारों ओर रिलीज करता है, जिससे इन सभी बंदों को झटके लगते हैं और इन सभी को मार खा के नीचे गिरते हुए देखिए दोनों भी हैरान हो चुके होते हैं कि हमारी मदद करने के लिए कौन आ गया। तभी इन चोगों वाले बंदों में से एक कहता है, ये क्या, ये तो एक डिमोनिक बीस्ट है और ये इसका जो मार्शल आर्ट लेवल है यह मार्शल आर्ट एम्परर लेवल पर मौजूद है। इस लेवल का बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है। इस बात को सुनकर ये दोनों भी हैरान होते हैं, बट ये देखते हैं कि यहाँ पर यह थंडर बीस्ट इनकी मदद कर रहा है, इन चोगे वाले बंदों को मार रहा है, इन्हें धूल चटा रहा है। तो यह भी बिना किसी चीज का इंतजार किए अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर यहाँ फाइटिंग करना चालू कर देते हैं और उनकी धुलाई चालू हो जाती है उस घर के अंदर। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ बाहर से भी काफी सारे लोग इनके घर के अंदर के फाइटिंग सीन को देख रहे होते हैं। और उनके बीच खड़ा बंदा कहता है, यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट का एक अचानक से आ जाना और पहले एक टेलीपोर्टेशन टेक्निक का उपयोग करना। जब ये लोग पहले लड़ रहे थे तो लियन ने टेलीपोर्ट करके भेजा था। तो यह कहता है, जैसा कि मैं इन स्थितियों को देख पा रहा हूँ तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर कोई अल्केमिस्ट है जो कि 7वीं रैंक पर मौजूद होगा, 7 टियर का अल्केमिस्ट होगा, तभी वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर पाया है। और यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर भी होगा, तभी यहाँ पर यह डिमोनिक बीस्ट मौजूद हुआ है। तभी इनकी साथियों में से एक साथी कहता है कि चीफ, क्या उनमें से कोई हाई लेवल का अल्केमिस्ट हो सकता है। तो यह चोगा वाला कहता है कि हाँ, बहुत ही अधिक संभावना है कि
कि उनमें से कोई ऐसा मौजूद हो, लेकिन नीचे खड़े वह मोटा आदमी और वह औरत उन्हें देखकर और उनके हथियारों को देखकर मुझे याद आ रहा है कि यह गैदरिंग पर्ल्स और सो जेड फैन है। वे यहाँ पर नॉर्थन स्कॉर्पियन में मौजूद काफ़ी प्रीशियस आर्टिफैक्ट के रूप में देखे जाते हैं। वे नॉर्थन स्कॉर्पियन सेट के प्रसिद्ध जुआन आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ पर इन दोनों के पास मौजूद है। ये किसी तरीके से यहाँ मामूली बैकग्राउंड तो नहीं रखते हैं। और वह कहता है कि उस समय की बात की जाए जिस समय नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट और बिग डीपर सेक्ट दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो रहा था, तो उस समय एक छोटा सा ग्रुप था जो कि नानवू सिटी को छोड़कर यूफेंग सिटी में डिवाइन विंड सेक्ट में शामिल हो गया था और इनकी टेक्निक्स वहीं की लगती है। और डिवाइन विंड गेट की बात की जाए तो यूफेंग सिटी में वह बहुत ही बड़ा राज चलाता है अपना, तो फिर वे नानवू सिटी में अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहे हैं? क्या वे यहाँ पर वे चीज़ों को करने के लिए आए होंगे? उनका दूसरा साथी कर रहा होता है। तभी इन्हीं में से इनका जो बॉस होता है वह यहाँ पर डार्क लुक देकर कह रहा होता है कि उनका लक्ष्य भी हमारे जैसा ही होना चाहिए। वे यहाँ पर नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट के खजाने की तलाश में आए हैं। इन 5 लोगों के समूह में से वह बूढ़ा आदमी जो सो गई है वह कोई तो समस्या नहीं लगता है और ना ही वह यंग बच्चा मुझे कोई समस्या की जड़ लगता है। लेकिन इनके बीच में जो मौजूद वह घोंसले बाल वाला, जिसे ये लोग यहाँ पर बकरी जैसी दाढ़ी रखने वाला आदमी कर रहे हैं, तो बकरी जैसी दाढ़ी रखने वाला वह आदमी जो है वह बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगता है मुझे। वह एक यहाँ पर उच्च रैंक का अल्केमिस्ट हो सकता है। तभी वह बंदा वहाँ से मुड़कर जाने लगता है, कहता है कि सहायता के लिए कुछ और आदमी को भेजो और जाकर वहाँ पर उस नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट के उन 2 लोगों को जीवित पकड़ लो। बाकी लोगों के लिए यह काम है कि वे अंदर जाए और उन सभी बाकी जो बंदे हैं उन्हें पकड़कर मार सके तो मार दे। यह सुनने के साथ ही वे सभी अपने अपने काम में निकल जाते हैं। कुछ लोग लियन और सोवेई को मारने के लिए जा रहे होते हैं, तो कुछ लोग उस मोटे बंदे और उस लड़की को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। सभी लोग अपने अपने कामों में फैल जाते हैं। फिर हम लियन का सीन देखते हैं जहाँ मोलगढ़ मोनूमेंट के अंदर लियन ने एक पोटली को ओल्ड ईवान को थमाते हुए कहता है कि ओल्ड ईवान, ये वे सामग्री है जो मुझे जियून कॉमर्स गिल्ड से मिले हैं। साथ में यहाँ पर कुछ स्टारलाइट स्टोन भी है और पिरामिडल स्टोन भी शामिल है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे कुछ यहाँ पर 9वें रैंक के स्वॉर्ड्स चाहिए, ट्रेजर स्वॉर्ड्स चाहिए जो तुम्हें रिफाइन करके देने हैं। और यह सुन यहाँ पर ओल्ड ईवान गुस्सा करते हुए हंसते हुए तिरछे मुस्कान के साथ कहता है कि तुम बदमाश हो, तुमने मुझे केवल यहाँ पर कुछ स्टारलाइट स्टोन दिए हैं जबकि मैंने तुम्हारा यहाँ पर लिटिल डायमंड को रिफाइन करने में मदद की है। इस डर से तो मेरी स्टारलाइट सोल बेडी तुम्हारे हाथ में रहते हुए मौत के घाट उतर जाएगी अगर तुम मुझे इस तरीके से रिसोर्सेज को देते रहो तो। तभी यहाँ पर लियन अपने पास से एक स्क्रोल को निकालता है जिसके अंदर एक स्वॉर्ड की डायग्राम बनी होती है और लियन कहता है कि ओल्ड ईवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे जो तलवारें चाहिए जो तुम मुझे रिफाइन करके दोगे वह केवल 9वीं रैंक की ही नहीं होनी चाहिए बल्कि वह स्पेशल जुआन आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए। क्या आपने कभी हेवनली स्वॉर्ड डायग्राम के बारे में सुना है? यह सुन यहाँ पर ओल्ड ईवान कहता है कि क्या तुम कहीं उस डायग्राम की बात तो नहीं कर रहे हो? जो हेवनली स्वॉर्ड डायग्राम है वह हेवनली नाइट पैलेस से बिलोंग करती है, तुम उसकी डायग्राम की बात कर रहे हो? और वह चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार पैलेस मास्टर क्यों वास्तव में तुम्हें इस खजाने को सौंपने के लिए कैसे राजी हो गए? तभी यहाँ लियन कहता है कि क्या मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि उसने मुझे सौंपा है। यह हेवनली स्वॉर्ड डायग्राम जो है वह हेवनली नाइट पैलेस की एक स्पेशल होली ट्रेजर्स में से गिनी जाती है। यह इतनी आसानी से वह मुझे कैसे सौंप सकते हैं? लेकिन मुझे इसका एक बार अध्ययन करने का सौभाग्य मिला था तो मैंने उस वक्त इसके काफ़ी सारे आरेख, काफ़ी सारे डायग्राम को सीख लिया था और जो इनमें से 81 तलवारें थे जिन्हें मुझे याद थे कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, जिसे मैंने यहाँ 7 भागों में विभाजित कर दिया है जो एक साधक के 3 स्टार के पावर को 9 पीक स्टार के पावर में बूस्ट कर सकती है, इतनी ताकतवर बढ़ा देती है। यदि आप अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यहाँ पर इसका उपयोग करें और इसे थोड़ा मॉडिफाई करें तो यह काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और मैं अभी यहाँ पे अपनी वर्तमान शक्ति के साथ यहाँ केवल 6 सेट्स का उपयोग कर सकता हूँ, यानी कि 63 स्वॉर्ड्स का ही उपयोग कर सकता हूँ 81 डायग्राम्स में से। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पे उन नॉर्थन स्काई कोल्ड आयरन्स का उपयोग करके यहाँ पे 16 और स्वॉर्ड्स को रिफाइन करेंगे ताकि वह यहाँ पर मेरे उस फॉर्मेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सके। यह सुनिए ओल्ड ईवान थोड़ा चिढ़ते हुए गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर 16 स्वॉर्ड्स को मुझसे बनवाने के लिए कर रहे हो, वो भी उन कोल्ड आयरन्स का उपयोग करके। क्या तुमको लगता है कि वह कोल्ड आयरन कोई ऐसी लकड़ी है जिन्हें अपनी इच्छा के अनुसार तराशा जा सकता है? और वह यहाँ पर मुड़कर इतराते हुए कह रहा था, आखिरकार मुझे यहाँ पर क्या ही फायदा होने वाला है? मैं यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में क्यों ही सोचूं और मैं उन्हें क्यों मॉडिफाई करूँ और क्यों मैं तुम्हें उन्हें दूँ? आखिरकार उनमें से जो 4 है टुकड़े हैं वह मेरे हैं। मैं कभी भी यहाँ पर वास्तविक तौर पर इनका उपयोग नहीं करना चाहूँगा इस तरीके से और ना ही मैं उन्हें तुम्हें सौंपना चाहूँगा। यह स्वाभाविक सी बात है, यह संभव है कि मैं तुम्हें उन्हें दूँ। तभी लियन वहाँ गेट खोलकर दूसरी ओर जाते हुए कह रहा होता है कि ओह, तो फिर इसे भूल जाता हूँ मैं तो यहाँ पर तुम्हें उन्हें रिफाइन करने के लिए फिनिक्स ट्रू फ्लेम को देने वाला था ताकि तुम उन्हें कंट्रोल करना सीख पाते। वह 10वीं रैंक की एक फिनिक्स फ्लेम है जिसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगा कि तुम काफ़ी इंटरेस्टेड होगे। तभी हम देखते लिए जाहिर होता है कि ओल्ड ईवान फट से आकर उसके गेट पर अपने हाथ को रोक देता है
और यहाँ पर एक कूल लुक देने की कोशिश कर रहा होता है हैंडसम बॉय की तरह, और कह रहा होता है कि मैं तो तैयार हूँ ना यार, मैं शामिल होऊंगा, आई डू, मैं करूंगा, आई विश फॉर इट, मैं करना चाहता हूँ इसे। तुम्हें किसने कहा कि मैं इन चीज़ों को नहीं करूंगा अगर तुम मुझे फिनिक्स फ्लेम देते हो तो। तभी हम लियन को देखते हैं जो यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि तुम तो एक स्कैमर हो, तुम तो अभी यहाँ पर बोल रहे थे, तुम क्या, तुम्हारी अगर यहाँ रियल बॉडी भी होती तो वो भी इस चीज़ को रिफाइन नहीं कर पाती, तो तुम यहाँ पर अब क्यों तैयार हो रहे हो। ओलिवर वहाँ उसे कस के पकड़कर चिल्लाकर कह रहा होता है मैं गलत था, मैंने जो कुछ भी कहा उन चीज़ों को भूल जाओ यार, मैं यहाँ पर फिनिक्स ट्रू फ्लेम को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन यहाँ बाहर की ओर उस कमरे की ओर आ रहा होता है जहाँ पर वह रेस्ट कर रहा था, और वहाँ पर वह जाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, मैं केवल तुम्हें यहाँ पर उस वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट के अंदर ही स्वतंत्र तौर पर वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट को समझने की अनुमति ही दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम यहाँ पर बहुत ही बड़े बदमाश हो, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ डील करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं यहाँ पर पूरी तरह से उन स्वॉर्ड्स को किसी और से रिफाइन करवा लूंगा और फिनिक्स फ्लेम को भी किसी और को उपयोग करने का मौका दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं। यहाँ ओल्ड वन चिल्लाते हुए रोते हुए कह रहा होता नहीं नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैं यह सौदा आसानी से करने को तैयार हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। तभी यहाँ पर लियन अपनी तरफ से एक माइक देते हुए ओल्ड ईवान से कहता है चलो तुम अपनी सफाई में जो कुछ कर सकती हो पहले कहो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पर ओल्ड ईवान कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ पर 9 रैक के स्वॉर्ड्स का रिफाइनिंग करूँ ताकि मैं उस फ्लेम का उपयोग कर सकूँ, लेकिन फिर भी यह जो कीमत है वह मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है अपनी कोल्ड आयरन का उपयोग करने के लिए। तब यहाँ पर लियन कहता है कि बिल्कुल नहीं, यह भले ही आप यहाँ पर 160 टुकड़ों को ही क्यों ना रिफाइन कर ले, 160 बार ही क्यों ना रिफाइनिंग प्रोसेस को कर ले, इसके बावजूद भी आप इसके रिफाइनिंग प्रोसेस में सुधार ला सकते हैं, अपने अंदर और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर 10वीं रैंक की डिवाइन फ्लेम देने वाला हूँ जो कि पूरी तरह से कहानी को यहाँ पर बदल कर रखती है, अलग करती है। इसके अलावा मुझे जल्दी से जल्दी एक टॉप लेवल पर पहुँचाना मेरे पावर को यह तुम्हारे लिए ही मददगार साबित होगा। क्या तुम ऐसा करना नहीं चाहते हो? क्या यह तुम्हारा करना कर्तव्य नहीं बनता है? तब यहाँ पर फिर हम देखते हैं ओल्ड ईवान परेशान होकर उसके जो डायग्राम थे उनमें कुछ सुधार कर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि 10वीं रैंक की डिवाइन फ्लेम का उपयोग करना सचमुच में काफ़ी बड़ा अवसर है, इसलिए मुझे यहाँ पर इस चीज़ को लेना ही होगा, इस बर्डन को संभालना ही होगा और यहाँ पे स्वयं को तैयार करना होगा पूरी तरह से ताकि मैं इस चीज़ को पूरा कर सकूँ। और लियन यहाँ पर एक बूढ़ी लोमड़ी की तरह कह रहा होता है कि बस अपना तुम यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास दो, मैं गु यूसेंग से तुम्हारी सहायता करवाऊंगा और उस बच्चे में काफ़ी टैलेंट है तो उसका पोषण भी तुम्हें ही करना है। यहाँ पर इसके लिए एक स्टूडेंट को चूज किया था ना लियन ने, उसी का बात कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है वर्ल्ड गोल्ड मोन्यूमेंट के दूसरी एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर गैंगविंड मौजूद होता है, और वहाँ गैंगविंड के पास पहुँच लियन अपने सर से एक आई को निकालता है, जिस आई को यहाँ पर लियन ने एक कल्टिवेटर से छीना था और जो कि इसके कब्जे में अभी भी है। और यहाँ पर लियन उस आई को सीधे उस गैंगविंड के अंदर में भेज देता है और कहता है कि रिफाइन, यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। उस आई और उस गैंगविंड को यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ अजीब चीज़ बना रहा होता है शायद। और लियन अपने मन में कहता है कि यदि यह चीज़ सफल हो जाता है, मैं दोनों को यहाँ पर एक अच्छी तरीके से रिफाइन कर लेता हूँ तो यह इन फ्यूचर मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो चलो अब जाकर बाहर की ओर की समस्या को, बाहर की ओर के कचरे को साफ किया जाए। और लियन फिर अपने वापस कमरे में आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर लिटिल जुआन नहीं है और यहाँ पर वे दो बंदे भी बगल वाले कमरे में फाइट कर रहे हैं। तो फिर इस कमरे में आखिरकार यहाँ पर वह बकरी जैसी दाढ़ी रखने वाला बंदा क्यों नहीं है? और यहाँ पर एक चोगे वाला बंदा मरा पड़ा होता है जिसे देखकर लियन कहता हूँ यह तो एक 9 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर है, इसके जो डेंटियंस है वह पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। और लियन उसकी ठीक से जांच कर रहा होता है, शायद लियन यहाँ पर उस बकरी जैसी दाढ़ी रखने वाले बंदे के रूम में आया है। और लियन कह रहा होता है कि वह बकरी जैसी दाढ़ी रखने वाला आदमी हमेशा से ही अपनी कल्टिवेशन को कम रखा था, लेकिन मेरी नाक के नीचे उसने यहाँ पर इतना कुछ कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि कोई वह साधारण व्यक्ति नहीं है। ड्रैगन भी कहता है कि सचमुच में यहाँ पर उसने जिस तरह के सीक्रेट टेक्निक का उपयोग किया है उसमें उसका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। लियन कहता है कि इसका मतलब यह है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी किवाई दक्षता में, अपनी किवाई कंट्रोल में काफ़ी पीक पर है, तभी तो उसने यहाँ पर एक सटीक अटैक के साथ एक ही कदम में, एक ही वार में इस बंदे के सारे मेरिडियंस को बर्बाद कर दिया है। ड्रैगन कहता है कि वह अपनी ताकत को आपसे छिपाने में कामयाब हुआ, आखिरकार वह किस लेवल पर मौजूद होगा, क्या इसके लिए आप श्योर हो सकते हैं? तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे का दीवार टूटता है और यहाँ पर लिटिल लायन तुरंत लियन के पीछे आ जाता है और वहाँ वह बंदे कर रहे थे, वह भागने की कोशिश कर रहा है, उस बीस्ट का पीछा करो, उसे हमें भागने नहीं देना है, उसे आज यहीं पे खत्म करेंगे। तभी जो यहाँ पर लिटिल लायन होता है वह लियन की ओर देखता है और यहाँ पर लियन कहता है कि लिटिल जुआन क्या तुम ठीक हो? और लिटिल जुआन को हम देखते हैं, लिटिल लायन को जो बहुत ही तेजी से लियन के पास चला जाता है अपने स्मॉल फॉर्म में आकर, क्योंकि यह अभी भी एक छोटा बच्चा है शेर का। तभी लियन कह रहा होता है ओहो आखिरकार तुम इन छोटे चूजों को भी नहीं संभाल पाए, तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हें काफ़ी इंप्रूवमेंट करना बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे कल्टिवेटर्स जितने होते हैं चौगे वाले लियन की ओर आते हुए कहते हैं तो यह बच्चा यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर है, इसे भी यहाँ पर मार डालो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर लियन बहुत ही तेजी से अपनी एक टेक्निक का उपयोग करता है, सभी बंदों के सर को, किसी के छाती को, किसी के कमर को यहाँ
यहाँ पर अजीब तरीके से चोटिल करके खत्म कर देता है और लियन ये सब कुछ अपने केवल 2 गोलियों से किया होता है। और फिर यहाँ पर लियन लैंड करके कहता है कि उस बकरी वाले दाढ़ी वाले बंदे ने भी यहाँ पर इसी तरीके का टेक्निक का उपयोग किया होगा ताकि इनका मेरिडियंस एक ही बार में खत्म हो जाए। और यहाँ ड्रैगन से थम्स अप करते हुए कहता है तुमने यहाँ पर एक अच्छी कोशिश की है, इन सभी के मेरिडियंस यहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लियन कहता है दूसरी ओर देखते हुए कि वह मोटा आदमी और वह महिला इस कमरे से भाग चुके हैं, वे लोग पहले से यहाँ से दूसरी ओर निकल चुके हैं। तभी यहाँ बाहर की ओर से उस चोगे वाले बंदे के जो मेन लीडर था वह हंसते हुए कहता है अच्छा है, अच्छी टेक्निक थी, यहाँ पर तुमने मेरिडियंस को पूरी तरह से इन लोगों के बिखेर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ऐसी निर्दयी और ऐसी क्रूअल टेक्निक का इस्तेमाल करना, क्या तुम्हारे जो साथी वह पहले से भाग नहीं चुके हैं? इसके अलावे केवल यहाँ पर अब एक ही बचा है जो हमसे यहाँ पर लड़ने में असमर्थ है, और इस कमरे में तुम्हारे छिपे रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो चलो आ जाओ बाहर और बाहर की ओर आकर हमारा सामना करो। तभी हम देखते हैं लियन उस कमरे से बाहर की ओर नहीं निकलता है और यहाँ पर एक बंदा का बात कर रहा है जो लड़ने में सक्षम नहीं हुआ, सो गई है, वह कहीं घायल पड़ा हुआ है। और ये चोगे वाला काफ़ी इंतजार करने के बाद उस रूम की ओर जाने लगता है, कहता है कि चूँकि मामला ऐसा है कि तुम यहाँ पर स्वयं बाहर की ओर नहीं आना चाहते हो तो लगता है मुझे ही तुम्हें जाकर इन्वाइट करना होगा। और वह उस रूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर खामोशी होती है और उस रूम के बाहर की ओर के एरिया को दिखाया जाता है, मानो जैसे उस रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही बर्डन, काफ़ी ज़्यादा ही प्रेशर उस पर डाला गया हो। और उस रूम से इतनी खतरनाक प्रेशर निकलते हुए देख उस बंदे के जितने भी साथी होते हैं वह तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं। और तभी वो लोग कहते हैं ये क्या, ये तो प्रेशर खत्म हो गया, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जाता है वह बंदा वापस से डरते हुए पीछे की ओर बाहर निकलता है और वह झुककर ग्रीट करके लियन को कर रहा होता है, तो फिर सर कृपया आप यहाँ पर आराम करें, हम आपको यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, हम यहाँ से जा रहे हैं। यह देखकर उन चोगे वाले बंदों के साथियों का दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। यह खतरनाक प्रेशर रिलीज होने के बाद अचानक से हमारे जो बॉस है वह डरते हुए बाहर की ओर क्यों निकले, आखिरकार उन्हें यहाँ पर किस तरीके की ताकत को देखा जो यह इतने घबराए हुए पीछे की ओर हट चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन इन सभी के मन में चल रहे होते हैं और यहाँ पर यह चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।